से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें। तो केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की ब्रांच होती है जहाँ पे आप बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। मैटर हमें पता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ जो कि मास ऑक्यूपाई करे और मास ऑक्यूपाई ना करे, उसका मास हो और वो स्पेस या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो वो हमारे पास मैटर कहलाती है। अब उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो किस चीज़ से उसकी बनावट, कंपोजिशन क्या है उसकी, केमिकल कंपोजिशन, वो सब आप केमिस्ट्री इस ब्रांच में पढ़ते हैं। और बाकी जितने भी रिएक्शंस जो हो रहे हैं उस मैटर से या उस मैटर में, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखें, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इस दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या है मैटर का? स्मॉलेस्ट कंपोनेंट यानी कि जी, एग्जैक्टली। तो सबसे छोटा चीज़ जो होगी जिसमें आप तोड़ सकते हैं एक चीज़ को, जो स्मॉलेस्ट एक चीज़ को अगर आप मैटर को तोड़ने लगेंगे, सबसे छोटा आपके पास जो चीज़ मिलेगी वो आपके पास एटम होगी। ठीक है, हाँ, एटम के फिर पार्ट्स ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, एटम के जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि एटम सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एटम के, लेकिन वो फिर एटम के पार्ट्स हैं। ठीक है, वो खुद क्या है, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ तक हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर एटम को ही स्टडी कर रहे होते हैं। ये आपको, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से एकदम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ एटम का स्ट्रक्चर। अब हमारे पास बेसिक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा एक बीच सेंटर में एटम के न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम में हमारे पास इस तरीके से फिर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा ये भाई न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक रिंग बनी हुई है, इसको हम शेल कहते हैं। इसको आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, शेल्स या फिर ऑर्बिट, ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। जैसे बिल्कुल समझ लीजिए वैसे ही है जैसे अर्थ सन के अराउंड चक्कर काट रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट में है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, प्लस वी ई या फिर माइनस वी ई, इसका मतलब है चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, यस, गुड। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है या फिर ज़ीरो चार्ज होता है इसके ऊपर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, एग्जैक्टली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एक और चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि हमेशा एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, एटम के ऊपर, हाँ, क्या,
यस। नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होगा। तो न्यूक्लियस भी तो एटम में है। सराउंड जो आउटर लेयर जो है उसकी सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज है। चाहे वो सराउंडिंग में हो, लेकिन चार्ज तो न्यूक्लियस, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो पॉजिटिव है ना। और चाहे वो न्यूक्लियस में हो, लेकिन हमने तो ओवरऑल एटम की बात की है ना। आपको पता है एटम जो है उसके ऊपर वो ज़ीरो चार्ज रखता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कैसे? अब देखो केमिस्ट्री, बायो में क्या होता है कि बायो में चीज़ें आपको मोर देन कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी चीज़ें याद करनी होती हैं, उनके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। लेकिन केमिस्ट्री और फिज़िक्स में क्या है, हर चीज़ के पीछे रीज़न है, चाहे वो एक्सेप्शन क्यों ना हो, उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होगा। तो अब ये न्यूट्रल क्यों है, क्या वजह है इसकी? व्हाट डू यू थिंक? देखें, ये चीज़ जो है ये डायरेक्टली लिंक है इस पॉइंट से। मैंने अभी भी कहा था कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। भाई जितना प्रोटॉन होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल चार्ज ज़ीरो होगा। समझ आ गया ये पॉइंट? अच्छा, तो ये हमने एटम की बात की। अब हमारे पास आपने याद रखना है कि एटम्स जो हैं, आप देखें यहाँ पे हम थोड़ा बायो से भी हेल्प ले लेते हैं। कैसे? कि हमारे पास बायो के अंदर सबसे छोटा कंपोनेंट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है। और सेम तरीके के सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? गुड, टिश्यू बनाते हैं। और फिर जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन बनाता है। सही हो गया। जैसे मसल सेल्स मिले, मसल टिश्यू बना, मसल टिश्यू से स्टमक बना, पेनक्रियास बना, लिवर बना, वो सारा आपके पास मसल है। ठीक है, ऑर्गन। अब और जब ऑर्गन्स आपस में काम करते हैं साथ में मिलके, स्टमक, एसोफेगस, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऐसा ही है ना। अब देखें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है इसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, 2-3 ऑर्गन मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ब्लड वेसल्स हो गई, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ये सारी चीज़ें मिलकर काम कर रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर जब बहुत सारे सिस्टम्स, 5-6-8 सिस्टम्स आपस में, ऑर्गन सिस्टम्स आपस में काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो केमिस्ट्री में बिल्कुल ऐसा है, जब हमारे पास सेम तरीके के एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मैटर। देखिए ये हम लोग मैटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे ये मैटर की बात हो रही है। तो एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? देखिए सब्सटेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, सब्सटेंस किसी भी चीज़ को आप सब्सटेंस कह सकते हो। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उसी तरीके से एटम्स मिलकर हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है,
अब इसको हम कैसे समझें, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन एक गैस होती है, ठीक है। ये क्लोरीन के कुछ एटम्स हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो ये क्लोरीन के एटम्स क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन, और इन्होंने Cl2 बना दिया। तो Cl2 हमारे पास एटम है या फिर मॉलिक्यूल? एटम ही है। देखें ये एटम था, जब अकेला होगा तो एटम है। देखें एक सेल इसको बिल्कुल इस तरह से समझें, जब 3-4 सेल आपस में मिलेंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे ना। यस मैम। तो उसी तरीके से जब 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे ना, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कितने एटम है, 2। ये देखें, एक, ये और ये, Cl2 बन गया। Cl2 मेरे पास एटम है या फिर मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जब हमारे पास, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता है इसको। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है। ये तीनों आपस में मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये? वाटर मॉलिक्यूल। वेरी गुड। तो H2O लिखा जाएगा। यस मैम। H2O मॉलिक्यूल है। यस मैम। तो अब देखें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम तरीके के एटम से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो यानी कि सेम तरीके के एटम्स, क्लोरीन क्लोरीन आपस में सेम तरीके के एटम्स मिल रहे हैं, Cl2 बन रही है, होमो एटॉमिक हुआ। होमोजेनियस क्या सर? होमोजीनियस हम लोग बायो में पढ़ते हैं, ठीक है। होमोडायनेमिक। होमोजीनियस बायो में पढ़ते हैं, यहाँ पे होमो एटॉमिक मैं वो भी बता दूंगी आपको, लेकिन होमो एटॉमिक है ये, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड होमो आ जाए उसका मतलब होता है सेम। अब मुझे आप बताइए इसका ओपोजिट क्या होगा होमो एटॉमिक का? हेटेरोटॉमिक। गुड, हेटेरो एटॉमिक। इसका एग्जाम्पल बताइए। H2O। वेरी गुड। तो H2 हमारे पास हेटेरोटॉमिक है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट तरीके के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये हेटेरोटॉमिक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं ना, यस मैम। मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड। सुना है नाम? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो वो कंपाउंड बनाता है, सही हो गया। आपने एक चीज़ याद रखनी है, मॉलिक्यूल के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होती है। आपको नहीं पता कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोई मसला नहीं, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपको याद करना है, ठीक है। मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल बनता है ना, चाहे वो होमो एटॉमिक हो या फिर वो हेट्रो एटॉमिक हो, वहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो सिंगल बॉन्ड होता है ना? कोवेलेंट कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को। वो सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है और क्लोरीन है, ये इन दोनों ने अपने 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 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये
कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। कंपाउंड की जब आप बात करते हो ना, कंपाउंड में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, और आपके पास, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ 2 पढ़ा रही हूँ, और आपके पास आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें आयंस हो देखिए कोवलेंट में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा मैं, वही होती है ना शेयरिंग। लेकिन आयोनिक में ऐसा नहीं होता। आयोनिक में भाई कहते हैं कि पूरा मैं लूँगा या तो तुम लोगे, लेकिन आधा आधा नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? एक्सचेंज। इसका एग्जाम्पल है हमारा जो नमक हम खाते हैं, यानी कि टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्या कहते हैं इसे? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। याद रखिएगा, जो देता है, जो देता है उस पे कौन सा चार्ज आता है? नहीं, देखो दे रहा है, उसकी पोजीशन, इसको थोड़ा सा इस तरह भी समझे, वो अच्छा इंसान है, वो दे रहा है भाई, ले लो, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो सोडियम पे पॉजिटिव या नेगेटिव? सोडियम पे पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि दे रहा है। और क्लोरीन पे, क्लोरीन ले रहा है, और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, एक लेता है एक देता है, वो आयोनिक बॉन्ड है। कोवलेंट ऐसा नहीं होता। कोवलेंट में क्या होता है? शेयरिंग होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, कि आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा आधा मेरा, तो वो कोवलेंट बॉन्ड है। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कंपाउंड में कोवलेंट भी हो सकती है और आयोनिक भी हो सकती है। सही है। कोवलेंट का एग्जांपल है? कोवलेंट का एग्जाम्पल, यस सर। कोवलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी, याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, यस सर। वो सारे के सारे, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है। आप बायो के अंदर जितने भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया, आपके पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सारा का सारा कोवलेंट बॉन्ड है। आपने पढ़ा था अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के दरम्यान में बॉन्ड है, तो ये चेन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। यस सर। तो अब ये जो है ना प्रोटीन, या इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट। आपके पास जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से मैंने आपको H2O का एग्जांपल दिया। H2O एक मॉलिक्यूल है, सही है। Cl2 एक मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, सही है। इसमें शेयरिंग हो रही है, कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे? कोवलेंट बॉन्ड। गुड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ तक समझ आ गया? तो ये हमारे पास, हमने ये एक बेसिक्स पढ़ा। उसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, ये
बाहर की तरफ शेल्स होता है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, एटम जो होता है ना, उसका जैसे हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है कि टू गेट सक्सेसफुल, टू गेट अ गुड जॉब, या फिर स्टार्ट अ ओन बिजनेस, या फिर डू व्हाटएवर वी लाइक। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? किसी का कुछ है, किसी का कुछ, लाइक, लेकिन हर किसी का एक मिशन है, एक टारगेट, एक गोल है, राइट? Yes, ma'am. तो उसी तरीके से एटम का मिशन क्या है? एटम का मकसद है स्टेबल होना। एटम जितने भी रिएक्शंस करता है, ठीक है, एटम जितने भी कंपाउंड्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, कुछ भी करता है, वो सब कुछ स्टेबल होने के लिए करता है। हम भी स्टेबल होने के लिए करते हैं सर। एग्जैक्टली, या दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। हम भी स्टेबल होने के लिए करते हैं, तो एटम भी इसी तरीके से, एटम भी कुछ भी करता है तो वो स्टेबल होने के लिए करता है। हम लोग स्टेबल कब होंगे? हमारी जो स्टेबिलिटी की जो बाउंड्रीज है, जो सर्कमस्टेंसेस है, वो हर इंसान पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी की क्या है भाई, अच्छी जॉब मिल जाए, मंथली सैलरी अच्छी हो, या फिर अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें अच्छा प्रॉफिटेबल हो, वो ऐसा ही है, राइट? तो घर खरीद लें, गाड़ी हो, तो ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें जिनसे इंसान स्टेबिलिटी ढूंढता है। लेकिन एटम स्टेबल कैसे होगा? एटम को कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी? इसने तो कोई घर वगैरह नहीं लेना। देखें, एटम को स्टेबिलिटी मिलती है, देख, एक चीज़ तो हमने समझा कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर की जो सर्कुलर रिंग्स है, इन्हें क्या कहते हैं हम? Shells, गुड, शेल्स या फिर orbits, ऑर्बिट्स। वेरी गुड, सही हो गया। इनके अंदर क्या होता है? electron, इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपने याद रखना है, ये पहली शेल है मेरे पास, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इसी तरीके से चौथी, पांचवी, अनलिमिटेड शेल्स हो सकती हैं। हम लोग सिर्फ 4 शेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कितने? सिर्फ 4। हाँ, हम लोग मतलब बुक्स वगैरह में पढ़ाया 4 के बारे में जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, वो सारे के सारे उनके पास 4 ही होते हैं शेल्स, इसलिए। लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये चौथा शेल है। हाँ, हमने क्या किया कि हर शेल का नाम रख दिया। जो पहला शेल होता है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है, उसे कहते हैं के शेल। दूसरा वाला एल शेल, तीसरा वाला N shell, चौथा N. एन। आपने याद रखना है, देखें, सवाल ये था कि एटम स्टेबल कैसे होता है। अगर एटम के शेल में, नहीं, आपने ये सिंपल करके बताते हैं। एटम, सवाल ये है एटम स्टेबल होता कैसे है? तो अब एटम ऐसे स्टेबल होता है कि एटम का जो सबसे आखिर वाला शेल होगा ना, आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो 8 हैं तो वो स्टेबल है। अगर उसके लास्ट, आउटर मोस्ट, लास्ट का मतलब क्या है? सबसे आखिर वाला जो शेल होगा, Yes, ma'am. अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे पास एक रूल है, एक लॉ है। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे आखिर वाला शेल, उसको वैलेंस शेल कहता है। ठीक है, वैलेंस का मतलब क्या है? सबसे आखिर वाला, लास्ट। Yes. लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल को हम लोग कहते हैं
आउटर मोस्ट शेल, एक ही, तीनों का मतलब एक ही, सबसे आखिर वाला जो शेल होगा अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास वो स्टेबल है। इसको, इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। बायो में पढ़ा था ऑक्टेट का मतलब क्या था? 8। यस मैम। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई एटम स्टेबल तब होगा जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यस मैम। अच्छा ये समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। देखो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में सारी की सारी एक्सेप्शंस होती हैं, सही है। यस। और आपको जो क्वेश्चन आता है ना वो भी एक्सेप्शन से ही आता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो स्टेबल है, सही है। मैम क्यों? हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं आप? यस मैम। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। यस मैम। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन को हम अगर बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स की वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन में ऑलरेडी 1 है, उसको कितना चाहिए 8 करने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन इतना छोटा होता है कि इसके पास जगह ही नहीं होती 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, सही है। तो इसलिए इसके इसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से अगर ले ले तो ये बहुत स्टेबल हो जाता है, सही है, ये स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट रूल नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल अप्लाई होता है, और इस रूल को हम क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ड्यूप्लेट रूल भी सही है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अच्छा जी, दोबारा से यहाँ वापस आते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो पहला वाला शेल होगा ना जिसका नाम हमने क्या रखा था? के शेल, उसमें ना 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में 4। एल में कितने? एल में 6। 4। यस मैम। आप कह रहे हैं 4 आ सकते हैं। यस। हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 4 नहीं, 8। मैम 8 तो लास्ट शेल में नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखें, कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका लास्ट शेल एल ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई ऐसा आप कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 4 आते हैं, एल में अगर मैं मानूँ 4 हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है अगर कोई एलिमेंट उसका जो एटॉमिक नंबर है वो वैसा है कि उसके लास्ट जो उसका शेल है वो एल ही है, उसके पास एम और एन है ही नहीं, तो ऐसे तो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए, हमारे पास अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल होता है। यस। ठीक है, ये आपको बातें एकदम से नहीं समझ आएंगी, हम लोग हर चीज़ आसानी से, बहुत आसानी से मैं आसान करके समझाऊंगी, एंड आहिस्ता आहिस्ता आप यूल कनेक्ट द डॉट्स, और इस तरीके की चेन बनेगी, चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, एक बार में शायद ना आए, ये सब रिपीट होगा आगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। ठीक है, और एम में एम में भी 8।
नहीं, एम में 16 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ कितने सकते हैं 16 में? तो 16। लेकिन इस चीज़ को आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को कि अच्छा यहाँ पे तो मैम ने कहा था कि अभी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए और यहाँ पे तो 16 आ रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? देखो, ये चीज़ अलग है और ये अलग है, सही है। यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ कितने सकते हैं, तो एम के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटम स्टेबल कब होता है? एटम स्टेबल तब होता है जब उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब समझ आया थोड़ा थोड़ा बहुत? यस मैम। और इसी तरीके से एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स यस मैम। मैक्सिमम। मैक्सिमम, सही है। यस मैम। अब हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। देखिए, हमारे पास जैसे बायो के अंदर आप क्या करते हैं? बायो के अंदर आप एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। मैम अपनी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब सही है। यस मैम। अच्छा, मैंने कहा हम लोग बायो के अंदर क्या करते हैं? बायो के अंदर हम अपना एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं, यस मैम। किंगडम्स बनाते हैं, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बिल्कुल ऐसा ही है। यस मैम। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में रखते हैं ताकि हमें उन्हें ढूंढने वगैरह में आसानी हो। उसी तरीके से हम लोग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं एक टेबल की फॉर्म में। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, एलिमेंट। अरे ये एलिमेंट क्या है? हमने एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, एलिमेंट क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या है? क्या हो सकता है एलिमेंट? देखिए, एलिमेंट क्या होता है? जब एक ही तरीके के बहुत सारे एटम्स साथ में कंबाइंड होते हैं तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जब सेम तरीके के बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे तो वो एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल से भी छोटी चीज़ होती है। मैंने अभी कहा था जी, एटम से बड़ा, हाँ, मॉलिक्यूल से छोटा। एक बोल सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का एटम और ये क्लोरीन आपस में मिले, इन्होंने Cl2 बनाया, ये मॉलिक्यूल है। यस मैम। ये क्लोरीन का एक एटम हमने लिया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन, क्लोरीन खुद क्या है? क्लोरीन खुद एक एलिमेंट है। यस मैम। ठीक है, अब ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो हमने इन एलिमेंट्स को इस तरीके के उनके कुछ चीज़ों के बेसिस के ऊपर हमने अरेंज कर दिया उसे एक टेबल फॉर्म के अंदर, और इस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यस मैम। इस टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे आप देखो कि एक एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट उसका सिंबल है। जैसे ये SN हो गया, ये PB हो गया, ये क्या है? ये उसके सिंबल्स हैं। हम लोग एक एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl उसका सिंबल है।
और हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एक एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। अब आपने याद रखना है एटॉमिक नंबर, क्या मैं ये कह सकती हूँ एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है? बोल सकते हैं ऐसा? Yes, sir. बस हमने कुछ भी नहीं, मैंने पहले लिखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक नाम दे दिया, एटॉमिक नंबर। सही है? Yes. अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम कैसे, इसका सिंबल क्या होता है? एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। Atomic number का एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। Yes, sir. अच्छा, तो ये समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास एक होता है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक मास का। किसका? Atomic mass. एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें वैसे ही पता लग जाते हैं, क्योंकि नंबर एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि उसके अंदर 11 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। बस फर्क ये होता है कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं बॉन्ड बनाते, वैसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर आगे पीछे हो सकता है, प्रोटॉन उतना ही रहेगा जब बॉन्ड बनेगा। ऐसा ही है? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है, चाहे आयोनिक हो या कोवलेंट हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन का तो कोई पार्ट नहीं होता उसमें। ऐसा ही है? Yes, ma'am. अच्छा, खैर एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है सम। किसे कहते हैं? सम। इकट्ठा. Total. सम किसे कहा जाता है? Total. एग्जैक्टली। टोटल से अच्छा आप बोल सकते हैं, जब हम ऐड करते हैं ना किसी चीज़ को तो उसे सम कहते हैं, उसकी जो रिजल्ट आती है, उसका जो आंसर आता है, उसे सम कहा जाता है। Sir. ठीक है, जब आप जैसे 2 + 5 7, मेरे पास क्या है? 2 और 5 का सम क्या है? 7। अगर अच्छा, इसी तरीके से जब हम दो दो नंबर्स को माइनस करते हैं, 7 - 2 = 5, तो इसे क्या कहते हैं हम? Addition. डिफरेंस। हाँ, ये एडिशन तो है, लेकिन एडिशन की जो रिजल्ट होगी, जो आंसर होगा, उसे सम कहते हैं। ये सब्ट्रैक्शन तो है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होगा 5, जो उसका आंसर आया है, इसे हम क्या कहेंगे? Difference. डिफरेंस। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 2 × 4 कितना होगा? 8. 8। तो 8 मेरे पास क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, जो आंसर निकला है, उसको हम क्यों बोलेंगे? प्रोडक्ट। Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 4 ÷ 2 कितना होगा? 2. तो ये 2 जो है डिवीजन, ये डिवीजन है, लेकिन डिवीजन का जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, वो कहलाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एटॉमिक मास में अगर मैं बोलूँ सम, सम का मतलब क्या? ऐड करना है आपको। आपने किसका सम है भाई? सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ एटॉमिक, सॉरी, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कैसे, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। सही है, यस मैम। ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे उसका सिंबल आ गया। समझ लीजिए Cl का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पर एटॉमिक इसके बॉटम लेफ्ट पे या फिर राइट पे भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर लेफ्ट पे लिखते हैं हम लोग। नीचे की तरफ क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर उसके ऑपोजिट साइड पे ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। ये तरीका होता है एक एलिमेंट को लिखने का। यहाँ पे मैंने Cl का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप Cl का एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे x लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि इस x का मतलब क्या है कि कोई भी सिंबल यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। वो ये कि पहले तो जो एक एटम का मास होता है, ठीक है, एक एटम कितना भारी होगा वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, ठीक है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन का जो मास होगा उस पे। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा है, अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो वो एटम क्या होगा? हैवी होगा। कहने का मकसद ये है कि जो एटम का मास है वो डिपेंड करता है किस पे? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिपेंड करेगा। इसकी जगह पे मैं ये कह सकती हूँ कि एटॉमिक मास डिपेंड करता है न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उस पे। क्या हम ये कह सकते हैं कि, अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई, अच्छा क्यों इलेक्ट्रॉन के, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन के मास पे क्यों नहीं करता डिपेंड? भाई इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है, कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही इलेक्ट्रॉन का भी। तो इलेक्ट्रॉन भी एटम में ही है, तो इलेक्ट्रॉन के मास पे क्यों नहीं डिपेंड करता एटॉमिक मास? देखिए प्रोटॉन, अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है और इसका जो वज़न होता है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट होता है इन दोनों के मुकाबले, सही है। तो इसका जो मास होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए हम लोग इसको एटॉमिक मास में नहीं कंसिडर करते, ना कि बराबर मास होता है। आपको पता है एक प्रोटॉन कितना टाइम हैवी होता है एक इलेक्ट्रॉन से? हम कहते हैं ना, अच्छा ये जो है एक्स, जो है एक्स लड़की 10 गुना वजनी है वाई से। ऐसे ही होता ना, इतने गुना, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 2 टाइम्स, ये 2 गुना ज़्यादा खाती हैं मुझसे, ठीक है, तो 2 टाइम्स, शी इट्स 2 टाइम्स मोर देन मी, सही है। तो वैसे ही अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रोटॉन इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन? देखिए अभी भी मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसको हम लोग एटॉमिक मास में लेते ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करते उसे। ये आपने याद रखना है 1836, ठीक है। या फिर आप अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स लाइटर, 1836 टाइम्स लाइटर देन अ प्रोटॉन, तो ये बात सही है या गलत? ये भी बिल्कुल ठीक है, मैंने जस्ट उल्टा उल्टा कर दिया, बिल्कुल सही बात है ये भी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है,
तो एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ये आपने नंबर याद रखना है कि प्रोटॉन इज इतना टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। एक और चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि एटम का जो मास होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। एटम का जो मास होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि सारा का सारा एक ही जगह पे होता है। कंसनट्रेटेड होता है कहाँ पर? न्यूक्लियस में होता है, राइट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए एटम का जो मास होता है वो कंसनट्रेटेड होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में। यानी कि अगर एक एटम 100% है, 100% उसका मास है, उसका 99% जो मास होगा वो कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में। 1% इलेक्ट्रॉन को दे दिया उन्होंने। सही है, चले ये समझ आ गया हमें। अब उसके बाद हम लोग दोबारा से पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने लगते हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो ये आपको समझ आ गया कि अगर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखें, ये सिंबल है और यहाँ पे Z आ जाएगा एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास, ऐसा ही है। चले आपको रिप्रेजेंटेशन आ गई किस तरीके के एलिमेंट को, किस तरीके से एलिमेंट को लिखा जाता है। अब हम लोग देखें ये जो हमने इनके ये यहाँ पे ये बना दिया, ये बना दिया, ये क्या है, ये है क्या? देखें ये जो आप हमारे पास ये एक पूरा ये तो देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे जो एक आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको ग्रुप कहते हैं। ये जो आप एक कॉलम देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसे? हाँ, ग्रुप। समझ आ रहा है? अब ये काउंट करें कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, कितने ग्रुप्स हैं ये? हो गया? हो गए कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे? सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था। ओके। अच्छा यहाँ पे अपने ग्रुप्स काउंट करना है, कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे? कितने? 13 है। आपने काउंट किया है सही से? ये पूरी सारे ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो यहाँ हो गए। 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 कैसे हुए? ये 13 यहाँ तक हो गए, 14 15 16 17 18। हाँ, मैंने 18 ही कहा था। मैं अच्छा सॉरी,
तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर तो ये हमें समझ आ गया। लेकिन आपको पता है ये जो ग्रुप्स है ना, ये हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास है ना, ये वाले ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास ये वाले जो है 1 2 ये मेन ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये वो ग्रुप्स हैं जो आप पढ़ते हैं जिनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल है। ये हमारे पास जो है इनकी बहुत अजीब सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको हम ट्रांजिटिव मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना है आपने ट्रांजिटिव मेटल्स? ट्रांजिटिव मेटल्स जो अपनी वैलेंसी चेंज करते हैं, ये ट्रांजिटिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? एक ट्रांजिटिव मेटल्स वाले और एक हमारे पास मेन ग्रुप्स है। मेन ग्रुप्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स भी कहते हैं। अब मुझे आप बताएं यहाँ पर कितने मेन ग्रुप्स हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको? काउंट करें। 4 है और रिप्रेजेंटेटिव जो है 10 है। 10 कैसे है? ट्रांजिटिव 10 है और अच्छा, ट्रांजिटिव आपने बोला है, ट्रांजिटिव बोला है, ठीक है। और मेन रिप्रेजेंटेटिव पूछा था मैंने। मेन 4 है। मेन 4 कैसे है? फर्स्ट 2 वाले और 3 और 4 तक जो है मेन है। नहीं 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 नहीं, ये पूरे सारे मेन है। ये और ये मेन है, ये वाले ट्रांजिटिव हैं। 8 है। तो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मेटल्स कितने, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स कितने हैं? 8। टोटल हमारे पास कितने हैं? 18। तो ऐसे पूछेंगे हमारे। अच्छा, ये वाले जो होते हैं ना, जितने भी मेन ग्रुप्स हैं उनके साथ हम लोग ए लगाते हैं। 1A 2A 3A। ठीक है, यहाँ पे ये 3A ऐसे लिखा जाएगा। 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। ये 1A और ये 2A। और जो ये वाले ट्रांजिटिव मेटल्स हैं इनके साथ बी लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसको तो हम ग्रुप कहते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो आपको रोज दिख रही हैं, ये इसको क्या कहते हैं? देखिए, ये कॉलम था, ये इसको ग्रुप कहते थे। ये रो है, इसको क्या कहते हैं? इसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, पीरियड। और पीरियड्स हमारे पास कितने हैं? देखिए, काउंट करें टोटल। इनको मत कीजिएगा, इसको छोड़ दें। सारे ये 1 2 3 4 5 6 7 कितने हुए? 7 हुए। तो हमारे पास पीरियड्स टोटल कितने होता है? ग्रुप्स कितने होता है टोटल? रिप्रेजेंटेटिव कितने होता है? अच्छा, सही, गुड। अब ये दोनों क्या है आपको पता है? ये भी ट्रांजिटिव मेटल्स ही है। और ये वाला जो है ना, ये 6th पीरियड है और ये वाला 7th पीरियड है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वो स्पेस नहीं थी, तो इसलिए हम लोग इसे नीचे रखते हैं। अगर हम लोग इसे यहाँ रख देते तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल बहुत ख़राब हो जाता, मैसी हो जाता। ठीक है, बहुत रेयर होता है। तो ये 6th पीरियड के आधे एलिमेंट, ये सारे सारे के सारे हैं क्या? ये सारे के सारे ट्रांजिटिव हैं। ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, इसका और इसका हिस्सा।